हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जीएसटी में हमने देखा कि एग्जाम्पल कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर जो है वो सप्लाई कर रहा है होलसेलर को, होलसेलर सप्लाई कर रहा है रिटेलर को, रिटेलर सप्लाई कर रहा है कस्टमर को। मतलब हर स्टेज सप्लाई की कितनी स्टेज हुई यहाँ पर? तीन। सप्लाई की तीन स्टेजेस हुई, तीन ट्रांजेक्शन हुए। तो ये सप्लाई के तीन ट्रांजेक्शन है। अब इन्होंने पूछा कि ये जीएसटी बार बार क्यों लग रहा है? बार बार लगने से तो टैक्स ज्यादा हो जाएगा। देखिए, टैक्स ज्यादा नहीं होगा। एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई जीएसटी बार बार लग तो रहा है, लेकिन पिछली स्टेज यानी मेरे को मेरे परचेस पर लगे हुए टैक्स की क्रेडिट मिल गई। परचेस पर लगे हुए टैक्स की जब क्रेडिट मिल जाती है तो टैक्स इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। टैक्स तब बढ़ जाता अगर होलसेलर 27 रुपए गवर्नमेंट को पूरा जमा कराने के लिए लायबल होता, अगर उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं देते तो। लेकिन आईटीसी का बेनिफिट मिलने की वजह से हम यूं नहीं कह सकते कि हर स्टेज पे बार बार टैक्स लग रहा है। तो पूरा आउटपुट टैक्स थोड़ा ना देना है आपको। आपको आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का बेनिफिट दिया जा रहा है, आईटीसी का बेनिफिट दिया जा रहा है, तो आपको इंक्रीमेंटल टैक्स ही पे करना है। ठीक है। अब अभी एक हमने इससे पहले क्लास में इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में इंट्रा। अब हम इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में समझते हैं। देखो, मैंने पहले तो ट्रांजेक्शन समझाया था इसमें। इसमें बाद मैंने बताया था गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कौन से ट्रांजेक्शन पर कितना मिला। ठीक है। अब एक नई बात समझने जा रहे हैं। अब जो ट्रांजेक्शन है वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई का है। इंटर स्टेट सप्लाई। मैंने बोला आपको जीएसटी में चार्ट वगैरह का ऐसे नोटिंग वगैरह आपको अलग रजिस्टर में करनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपका चार्ट वगैरह का रजिस्टर अलग ही रहे। इंटर स्टेट सप्लाई के लिए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक है मिस्टर एक्स, फिर उसने ए को सप्लाई की, बी को की, सी को। ठीक है। एक मिनट, यहां मैं स्पेस देकर लिखता हूं, कारण मुझे इनके ऊपर कुछ और नोटिंग करनी पड़ी। एक्स ने ए को सप्लाई दी, बी ए ने बी को सप्लाई दी, बी सी को सप्लाई दी, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो। अब ट्रांजेक्शन लिखना मैं शुरू करता हूं। एक्स ने ए को जो सप्लाई थी उसमें वैल्यू चार्ज की गुड्स या सर्विस की 10,000। और अब मैं पहले सबके स्टेट्स लिख देता हूं। एक्स जो है मिस्टर एक्स वो स्टेट वन का है, ए वो स्टेट वन का ही है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? ये इंट्रा स्टेट सप्लाई का ट्रांजेक्शन हुआ, सेम स्टेट। लेकिन जब आगे ए ने बी को सप्लाई दी तो बी दूसरे स्टेट का था, फॉर एग्जाम्पल स्टेट टू का था। ठीक है। और फिर बी ने आगे जब सप्लाई दी तो सी बी वाले स्टेट का ही था, मतलब स्टेट टू का था। ठीक है। तो यहां पर पहला ट्रांजेक्शन एक्स टू ए इंट्रा स्टेट सप्लाई है। दूसरा ए टू बी, ए टू बी स्टेट वन टू स्टेट टू, वो हो गया आपका इंटर स्टेट सप्लाई। और तीसरा ट्रांजेक्शन हुआ बी टू सी, वो था आपका इंट्रा, सेम स्टेट में, स्टेट टू। तो अब अमाउंट लिखना शुरू करते हैं। एक्स ने ए को 10,000 में वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज किया, 10,000। उसमें ये चूंकि इंटर स्टेट सप्लाई का ट्रांजेक्शन है और टैक्स रेट में एज्यूम कर रहा हूं 18%। जीएसटी की टैक्स रेट में 18% एज्यूम कर रहा हूं, तो कितना लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे क्या? कितना कितना? 900 900, टोटल हो गया 1,800। फिर ए ने बी को बेचा 12,000 में। अब बताइए, ये इंटर स्टेट सप्लाई का ट्रांजेक्शन है ए और बी के बीच में। आउटसाइड स्टेट बेचा जा रहा है, स्टेट वन टू स्टेट टू, तो ये इसमें आईजीएसटी चार्ज होगा। तो आईजीएसटी चार्ज होगा 18%, 12,000 का 18% कितना होगा? 2160। बिल कितने का बना? जो ए ने बी को इश्यू किया वो इनवॉइस या बिल कितने का बना? ठीक है। फिर बी ने सी को सेल किया, फॉर एग्जाम्पल 12,000 में, फिर 20% मार्जिन ऐड करके 12,000 का 20% छोड़ के कितना बनता है? मैं ये मान के चल रहा हूं कि सब 20% मार्जिन ऐड कर। ठीक है। तो 12,000 में 20% मार्जिन ऐड किया, बी ने सी को सप्लाई दी 14,400 पे।
तो अब बताइए, बी सी से कौन सा वाला जीएसटी चार्ज करेगा? इनका ट्रांजेक्शन क्या सेम स्टेट क्या दोनों? तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज हुआ कितना? 1296 1296 16992। ठीक है, ये मैंने 3 ट्रांजेक्शन थे सप्लाई के, तीनों की वैल्यू मैंने लिख दी और टैक्स का अमाउंट अलग से मेंशन कर दिया। अब मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पर बात करूं, पहले जो एक्स है वो गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा? एक्स जो है, एक्स वो गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा? क्या सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग जमा कराएगा? हाँ, ये इसका आउटपुट टैक्स है, इसका आउटपुट टैक्स है, लेकिन इसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है नहीं, तो ये कितना जमा कराएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी 900 900 जमा कराएगा। समझे? अब ए ने बी को सप्लाई का ट्रांजेक्शन दिया, ए टू बी वाली बात डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ए का आउटपुट टैक्स तो क्या है? ए का आउटपुट टैक्स क्या बोलो? आईजीएसटी है ना। ए का आउटपुट टैक्स आईजीएसटी है कितना, लेकिन इसके पास क्रेडिट पड़ी है सीजीएसटी और एसजीएसटी की। क्या ये सीजीएसटी एसजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकता है? हाँ, पहले सी की करेगा, उसके बाद एस की करेगा। तो इसने सी यूज किया, आई यूज किया, अभी भी भरना निकलता है 360, अभी भी भरना निकलता है 360। अब मुझे एक बात बताओ, ये 360 क्या है? आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है? बोलो। ये ओरिजिनल आईजीएसटी है ना, तो ये 360 भी क्या है? आईजीएसटी। इसको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। अब इससे पहले मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं, फिर उसके बेस पर और एडिशनल बातें होंगी, ठीक है। तो पहले बैकग्राउंड ढंग से समझना, इसके बेस पे जो एडिशनल बातें होंगी वो तब समझ में आएंगी। अब मैं तीसरा ट्रांजेक्शन उठाता हूं, B2C। B2C में क्या हुआ, क्या क्या चार्ज किया जा रहा है? पहले बी अपना आउटपुट टैक्स लिखे कि वो उसने क्या चार्ज किया है सी से, सी और एस चार्ज किया, कितना कितना चार्ज किया? 1296 1296। इसके पास आईजीएसटी की क्रेडिट पड़ी है, बोलो। आईजीएसटी की क्रेडिट आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हो सकती है इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रोपोर्शन। तो कई लोगों की सोच ये भी हो जाती है कि मेरे पास आईजीएसटी की क्रेडिट कितनी पड़ी है, बी के एंगल से बात कर रहा हूं, बी के एंगल से बी के पास आईजीएसटी की क्रेडिट कितनी पड़ी है? 2160। उसके पास क्रेडिट एक ही है ना, ये तो इसका आउटपुट टैक्स है बी का। बी के पास सिर्फ आईजीएसटी की क्रेडिट है, वो सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट के पेमेंट में यूज कर सकता है। अब यूज करनी है आईजीएसटी की क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी के पेमेंट में, गवर्नमेंट ने क्या बोला? इन एनी प्रोपोर्शन और इन एनी ऑर्डर। तो अब बी के दिमाग में आता है कि मैं पूरा का पूरा सीजीएसटी के पेमेंट में यूज करूंगा। तो इसके पास आईजीएसटी की क्रेडिट पड़ी है कितनी? 2160। ये पूरा का पूरा इसके पेमेंट में यूज कर रहा है। तो सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स कितना पेबल होगा? आउटपुट नेट 0। अब इतनी क्रेडिट में से इतनी क्रेडिट इसने कंज्यूम कर, अब बाकी क्रेडिट कितनी? ठीक है, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, इतनी क्रेडिट पड़ी है, इतनी क्रेडिट पड़ी है, इतनी क्रेडिट आपने यूज कर ली। ये आपने आईजीएसटी की क्रेडिट यूज की, मैं यहां लिख रहा हूं आईजीएसटी की आपने यूज सीजीएसटी के पेमेंट में, तो ये 0 हो गया। अब ये इसमें से लेस होने के बाद बाकी कितना बचा? 864। 864 ये आईजीएसटी का यूज हो गया, तो अब कितना पेबल आ रहा है? 432। ये 432 क्या है? एसजीएसटी पेबल आउटपुट। 432 एसजीएसटी आउटपुट टैक्स पेबल है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ट्रांजेक्शन अरेंज कर ली। अब मुझे बताइए, क्या, अब बात ढंग से सुनना,
ये तो आपने समझ लिया। अब बात ढंग से सुनना। क्या आईजीएसटी के पेमेंट में यहां पर सीजीएसटी, एसजीएसटी की क्रेडिट यूज, ठीक है, और यहां सीजीएसटी और एसजीएसटी के पेमेंट में आईजीएसटी की क्रेडिट यूज हुई है। हाँ, अब एक बात समझना, अगर आईजीएसटी की क्रेडिट सीजीएसटी के पेमेंट में यूज हो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सेंटर, ये भी सेंटर। आईजीएसटी का भी पैसा इनिशियली किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। सीजीएसटी का भी किसको मिलता है? सेंटर को मिलता है। तो अगर आईजीएसटी की क्रेडिट सीजीएसटी के पेमेंट में यूज हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर टू सेंटर ही फंड सेटलमेंट चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताइए, लेकिन आईजीएसटी की क्रेडिट अगर एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हो या एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हो, तो ये सेंटर का, स्टेट का, सेंटर का पैसा स्टेट में एडजस्ट हो रहा है या स्टेट का पैसा सेंटर में एडजस्ट हो रहा है, दिक्कत होगी या नहीं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटर टू सेंटर है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें तो ये सेंटर का, ये स्टेट का है, सेंटर का पैसा स्टेट में एडजस्ट हो रहा है या स्टेट का पैसा सेंटर में एडजस्ट हो रहा है, दिक्कत होगी। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आईजीएसटी की क्रेडिट आप एसजीएसटी के पेमेंट में यूज करते हो तो फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा। फंड ट्रांसफर कैसे होगा? अगर आईजीएसटी की क्रेडिट आपने एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई है तो सेंटर स्टेट को फंड ट्रांसफर कर, सेंटर स्टेट को फंड ट्रांसफर करे। दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पैसे का सेटलमेंट कैसे होगा? ठीक इसी पैटर्न पर अगर एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज तो हो सकती है, लेकिन अगर यूज हुई है, ये तो स्टेट का है, ये सेंटर का है, तो इस सिचुएशन में सेंटर स्टेट को फंड ट्रांसफर करे। तो जहां पर भी आई एस के पेमेंट में यूज हो या एस आई के पेमेंट में यूज हो, वहां पर बनेंगे फंड ट्रांसफर के मामले। वहां पर क्या होगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करे या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करे। कुछ हद तक बात भेजे में बैठी या नहीं? अब ये काम होगा कैसे, इस एग्जाम्पल में कैसे होगा, ये हम समझेंगे। बेसिक बात समझ आ गई? मैंने बोला पहले, शुरू से मैं इसको रिवाइज कराता हूं। आई और सी आपस में अगर एडजस्ट हुआ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेंटर के हैं, सेंटर का पैसा सेंटर में एडजस्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये सेंटर का है, ये स्टेट का है, सेंटर और स्टेट आपस में एडजस्ट होंगे, क्रेडिट आपस में, तो फिर वहां पर गवर्नमेंट को एक दूसरे को फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करे या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करे। कैसे? अगर आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई है तो सेंटर स्टेट को पैसा ट्रांसफर करे। अगर एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई है तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना टैक्स अमाउंट ट्रांसफर करे। तो जब भी ऐसा होगा, आई एस में यूज होगा, एस आई में यूज होगा, वहां पर बनेंगे फंड ट्रांसफर के मामले। तो ये जो मैंने लिखा, ये बेसिक चार्ट तो बना दिया मैं कस्टमर के एंगल से। अब ये जो फंड ट्रांसफर की बात है ना, वो आएंगी कि गवर्नमेंट को किस ट्रांजैक्शन में कितना रेवेन्यू मिला। तो मैं एक और चार्ट बनाता हूं, रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। पहला ट्रांजैक्शन क्या था? एक्स टू ए, दूसरा ए टू बी। सप्लाई के 3 ट्रांजैक्शन है, बी टू सी। अब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और कितनी स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है बोलो? स्टेट 1 और स्टेट 2, दो ही स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो ही है। तो कितना पैसा सेंटर को मिले और कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट 1 को मिलेगा, कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट 2 को मिलेगा? पहले ट्रांजैक्शन में क्या क्या मिला था, पहले तो वो ओरिजिनल अमाउंट लिख दो। पहले ट्रांजैक्शन में ये 900 900, सेंटर को 900, स्टेट को 900। बट कौन से स्टेट को 900? स्टेट 1 को या स्टेट 2 को? स्टेट 1 को। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं अमाउंट, सेंटर को 900 रुपया, स्टेट को 900 रुपया। मैं गवर्नमेंट को
उस पर टैक्स कलेक्शन कितना हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना हुआ, स्टेट गवर्नमेंट 1 को कितना हुआ, स्टेट गवर्नमेंट 2 को कितना हुआ। फिर ए टू बी वाला जो ट्रांजेक्शन है, इस पे आईजीएसटी मिला, बोलो आईजीएसटी मिला, लेकिन इसके पेमेंट में अगर इन्होंने सीजीएसटी की क्रेडिट यूज की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसजीएसटी की क्रेडिट यूज की तो दिक्कत है। अब पहले काम करते हैं, हमको नेट आउटफ्लो कितना मिला, गवर्नमेंट पहले क्या बोलेगी, नेट हमको पहला पैसा कितना मिला इस ट्रांजेक्शन पर, 360 रुपए मिला नेट, अभी पहले ये लिख दो, तो नेट मिला है, तो नेट मिला है 360 ए टू बी वाले ट्रांजेक्शन पर, ठीक है, यही मिला है। एडिशनल, जो एडिशनल नेट मिला है वही पहले लिखवा। फिर अगला ट्रांजेक्शन बी टू सी, इस पर कितना पैसा मिला है बोलो, इंक्रीमेंटल कितना मिला है बोलो, नया पैसा 432, जो पहले नया पैसा मिला है एडिशनल मिला है वही लिखो आप। तो अब ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिला बोलो, स्टेट 2 को 432 रुपए, 432 रुपए मैं यहां लिख रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट 2 में। पहले तो जो नया नया पैसा है वही लिख दो, बस एडिशनल जो मिला वो लिख, ठीक है। लेकिन अब फंड ट्रांसफर की बातें इसमें लेकर आते, फंड ट्रांसफर होंगे क्योंकि गवर्नमेंट को उतना उतना पैसा चाहिए। तो पहले ट्रांजैक्शन में कोई फंड ट्रांसफर नहीं, जो दूसरा ट्रांजैक्शन है उसमें बात करते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन मतलब ए टू बी वाला, ए टू बी में अगर आईजीएसटी के पेमेंट में सीजीएसटी की क्रेडिट यूज हुई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसजीएसटी की क्रेडिट यूज हुई तो मैं इस बात को ऐसे लिखता हूं, एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई, ये वाली सिचुएशन लग रही है, समझे। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को इतना पैसा ट्रांसफर करे जितनी क्रेडिट यूज, कितनी क्रेडिट यूज हुई 900, स्टेट गवर्नमेंट 900 रुपए सेंटर को ट्रांसफर करे। तो मैं ट्रांसफर करवा रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट 1 से, मैं माइनस करवा रहा हूं 900 और ऐड कर रहा हूं सेंटर में। इंटरेस्टिंग बातें हैं ये शायद पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी, पढ़ी कभी, ये नहीं पढ़ी। तो स्टेट गवर्नमेंट 1 से मैंने माइनस कर दिया 900 रुपया और ऐड कर दिया सेंटर में, क्यों, यहां पर एसजीएसटी की क्रेडिट यूज हुई आईजीएसटी के पेमेंट में, ठीक है। देखो क्रेडिट यूज होती है तो पैसा वास्तव में गवर्नमेंट को मिलता नहीं है, क्रेडिट यूज होती है तो पैसा वास्तव में गवर्नमेंट को मिलता ही नहीं है। तो अब वास्तव में गवर्नमेंट को जो नहीं मिला वो चाहिए, तो एसजीएसटी की क्रेडिट अगर आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई है तो आईजीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को चाहिए, तो मैंने आईजीएसटी में बढ़ाया और एसजीएसटी का कम किया। समझ आई बात, कहां जोड़ना है कहां से लेस करना है, समझ आ रहा है। और अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है तो वो बस इस वाले में माइनस करे, इस वाले में प्लस करे, समझ आया। अब जो तीसरा ट्रांजेक्शन था बी टू सी, जो तीसरा ट्रांजेक्शन था बी टू सी, अब इसमें आप चेक करो, इसमें चेक करते हैं, देखो सीजीएसटी के पेमेंट में आईजीएसटी की क्रेडिट यूज हुई कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों सेंटर का है, लेकिन एसजीएसटी के पेमेंट में आईजीएसटी की क्रेडिट यूज हो गई, ये दिक्कत है। यहां पर बनेगा फंड ट्रांसफर का मामला, कितनी क्रेडिट यूज हो गई 864 रुपए, तो उसका फंड ट्रांसफर होगा, ठीक है। देखो ये वाला पैसा तो गवर्नमेंट को मिल चुका है, स्टेट गवर्नमेंट को। अब यहां पर हुआ क्या है, आईजीएसटी की क्रेडिट, अब मामला ये है ये वाला, आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई है, चेक कर लो आप, क्या आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई है? कितनी यूज हुई है 864, तो इस केस में आप सेंटर से माइनस करवाइए 864 और स्टेट गवर्नमेंट 2 में ऐड करिए। तो अब मैं फंड ट्रांसफर के इफेक्ट दे रहा हूं, सेंटर से 864 रुपए माइनस, और 864 रुपए किसमें ऐड करूं, स्टेट गवर्नमेंट 2 में, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट 2 में ऐड कर 864, ये है
फंड ट्रांसफर। और ये मामले कहाँ होंगे? जब आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज हो जाए, या एसजीएसटी इनपुट टैक्स की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हो। हाँ, अब बताइए ओवरऑल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला? सेंटर को कितना पैसा मिला? सेंटर को मिला 1296, स्टेट गवर्नमेंट 1 को क्या मिला? 0। और स्टेट गवर्नमेंट 2 को क्या मिला? स्टेट गवर्नमेंट 2 को मिला 1296। अब देखो फाइनल ट्रांजैक्शन का शेप आ गया। फाइनल ट्रांजैक्शन को ही दिमाग में रखा गया है। अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ ट्रांजैक्शन क्या था? उससे हमने क्या चार्ज किया था? सीजीएसटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी मिला कि नहीं? और अल्टीमेट कंज्यूमर से एसजीएसटी का कितना चार्ज किया था? 1296। और वो स्टेट गवर्नमेंट 2 को मिलना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट 2 को मिला। स्टेट गवर्नमेंट 1 को पैसा मिला ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट 2 को पैसा मिला ही नहीं। पैसा गया स्टेट गवर्नमेंट 1 को नहीं पैसा मिला, सारा पैसा मिला स्टेट गवर्नमेंट 2 को। तो अल्टीमेट कंज्यूमर के ट्रांजैक्शन, अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ वैसा इधर शेप आ गया पूरा ट्रांजैक्शन पर। सेंटर को मिला 1296, स्टेट गवर्नमेंट 2 को मिला 1296। वो फाइनल ट्रांजैक्शन जैसा शेप आ गया। ये फंड ट्रांसफर की बात समझ आ गई? ऐसा कब होगा बोलो? आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हो, या एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट। ठीक है। अब आते हैं, ये हम मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी हमने समझा। अब एक छोटी सी बात और समझते। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसको कराना हो? आपने सुना कभी जीएसटी कानून में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? ठीक है, तो कहां कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? मेरे को एक बात बताओ, आप राजस्थान के हो, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस राजस्थान में, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल पंजाब के किसी कस्टमर को सेल करना चाह रहे हो। अब आपको पता है आईजीएसटी लगेगी कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, वो तो ठीक है। लेकिन आप सप्लाई कर रहे हो राजस्थान टू पंजाब, क्या बोला मैंने? पंजाब, राजस्थान टू पंजाब सप्लाई कर रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन कहां कराना पड़ेगा? अब किसी स्टूडेंट ने बोला सर रजिस्ट्रेशन तो इंडिया वाइज ही होगा। नो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस बहुत बड़ी कंपनी का कहना है हमारे तो दिल्ली में भी ब्रांच है, पंजाब में भी ब्रांच है, राजस्थान में भी। तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होगा? हमारे राजस्थान में 4 ब्रांचेज हैं अलग अलग सिटी में, या मान लीजिए जोधपुर में ही 4 हैं, या एक जोधपुर में, एक उदयपुर में, एक जयपुर में, एक अजमेर में। 4 ब्रांचेस तो हमारी राजस्थान में। फिर हमारे दिल्ली में 2 ब्रांचेस हैं, और पंजाब में 1 ब्रांच है। पंजाब में 1 ब्रांच, ठीक है। और बिहार में हमारी 5 ब्रांचेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, बताइए कंपनी में, कंपनी का इनकम टैक्स में पैन नंबर एक ही होगा? बोलो। ऑल ओवर उसकी इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस हों पैन नंबर तो एक ही होगा। और वो इनकम टैक्स में चूंकि पैन नंबर एक ही है, तो सारी ब्रांचेस से जो भी टर्नओवर किया गया है वो इस एक कंपनी का ही है, और इस कंपनी का इनकम टैक्स का रिटर्न तो एक ही फाइल होगा। लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। अब वो स्टेट वाइज का सिस्टम समझना, राजस्थान में ये 4 ब्रांचेस हैं, तो 4 ब्रांचेस का एक ही रजिस्ट्रेशन। इन जनरल 4 ब्रांचेस का एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। दिल्ली में 2 ब्रांचेस हैं, इसका भी एक रजिस्ट्रेशन होगा। पंजाब में 1 ब्रांच है, इसका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिहार में 5 ब्रांचेस हैं, उन 5 ब्रांचेस का एक रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपके जीएसटी में इस कंपनी के कितने रजिस्ट्रेशन होंगे? मतलब इस कंपनी के पास जीएसटीएन नंबर कितने? 4। पैन नंबर 1, पैन नंबर 1 वो इनकम टैक्स की बात है, लेकिन जीएसटी में इसके इन जनरल रजिस्ट्रेशन 4 होंगे, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है।
अब कोई बोले, सर ये कंपनी ऐसा बोल सकती है कि हमारी जो ये राजस्थान में 4 ब्रांचेस हैं, हमारी राजस्थान में 4 ब्रांचेस हैं, हमको इनका एक रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। आप बोल रहे हो एक स्टेट है, एक स्टेट में 4 ब्रांचेस है, इनका एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। वो नॉर्मल प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन चारों ब्रांचेस का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन हो। तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? आपकी जो ये राजस्थान में 4 ब्रांचेस हैं और चारों ब्रांचेस का आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हर ब्रांच का जीएसटीएन नंबर अलग होगा। तो ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जीएसटी में नॉर्मली रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। ठीक है? तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एक हेडिंग दे रखा होगा, रजिस्ट्रेशन। हेडिंग रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में कुछ लोगों के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरली कराना ही पड़ेगा। ठीक है? और एक है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे तो नहीं कराएं। तो रजिस्ट्रेशन 2 टाइप के होते हैं। अब मैंने पहले जो पॉइंट उठाया था, आप सप्लायर हो राजस्थान के, आपका बिजनेस प्रेमाइजेस है राजस्थान में, आप पंजाब के किसी कस्टमर को इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन कहां कराना होगा? राजस्थान में कराना होगा या पंजाब में कराना होगा? राजस्थान में कराना होगा। क्यों? जहां से सप्लायर सप्लाई कर रहा है, जहां कर रहा है, पंजाब में कर रहा है सप्लाई, तो पंजाब में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। जहां से वो सप्लाई का इफेक्ट दे रहा है, जिस स्टेट से, तो वो सप्लाई कर कहां से रहा है? राजस्थान से। तो रजिस्ट्रेशन कहां कराना होगा? राजस्थान में कराना। तो इसको कराना होगा। एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन in the state or union territory from where he makes the taxable supply. अब कोई बोले, मेरे टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, मेरे एग्जम्प्ट सप्लाई है, तो क्या रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो उस सिचुएशन में आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। अगर आपकी सारी सप्लाई एग्जम्प्ट सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो ही आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। और वो भी कब? जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑन ऑल ओवर इंडिया बेसिस एक थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल, तब आपका एनुअल टर्नओवर देखेंगे हम, और वो भी सारी ब्रांचेस का। अब आप बोलोगे, सर हमने रजिस्ट्रेशन तो अलग अलग स्टेट में कराया। रजिस्ट्रेशन तो हमने कैसे कराया था? अलग अलग स्टेट में कराया ना। एक कंपनी है, उसकी इस तरीके से ब्रांचेस थी, तो क्या सारी ब्रांचेस का टर्नओवर एग्रीगेट करके देखेंगे? यस। रजिस्ट्रेशन कराना रेस्पेक्टिव स्टेट में है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स की गई है, वो ऑल ओवर इंडिया के टर्नओवर को देखते हुए की गई है। उसको बोला गया है एग्रीगेट टर्नओवर ऑन ऑल ओवर इंडिया बेसिस। अगर वो एक लिमिट को एक्सीड करता है, वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग है, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग है। आपको स्टेट वाइज ही रजिस्ट्रेशन कराना है वैसे, तो देखेंगे उसके लिए ऑल ओवर इंडिया का टर्नओवर। तो मान लीजिए, अगर आप गुड्स के सप्लायर हो चाहे सर्विस के सप्लायर, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आप कहां से सप्लाई कर रहे हो? अगर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम से सप्लाई कर रहे हो, तो आप पर टर्नओवर की लिमिट लगेगी 10 लाख। फॉर एग्जांपल, आप मिजोरम से सप्लाई दे रहे हो, तो अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कराना है। अगर 10 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है? ये गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लायर के लिए। फिर सेकंड कॉलम, ये टेबल मैं याद करवा लूंगा आपको। कई स्टूडेंट्स का कहना है, सर स्टेट्स के नाम तो याद ही नहीं होंगे आपको, तीनों में क्या क्या लिखा है, इधर का उधर हो जाएगा हमसे, भी तरीका बताएंगे उसका। फिर 20 लाख टर्नओवर की लिमिट लगेगी कुछ स्टेट्स के लिए, चाहे वो गुड्स के सप्लायर है चाहे सर्विसेज के सप्लायर है। अगर 20 लाख की टर्नओवर लिमिट कब लगेगी? जब वो सप्लाई दे रहे हैं कौन से स्टेट से? सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी।
ठीक है। और इनके अलावा, इन स्टेट्स के अलावा जितने भी सारे स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, अगर कोई सिर्फ सर्विसेज का सप्लायर है तो उनके लिए टर्नओवर लिमिट लगेगी 20 लाख। मतलब उनका टर्नओवर अगर 20 लाख को एक्सीड करता है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन गवर्नमेंट जो गुड्स के एक्सक्लूसिवली सप्लायर है, तो सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं, हालांकि उस केस में गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन लगाई है, लेकिन जो सिर्फ गुड्स के सप्लायर है उनके लिए गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स की है 40 लाख। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं सर हम राजस्थान के हैं, तो अगर हम गुड्स और सर्विस की सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमको 40 लाख की टर्नओवर लिमिट का एडवांटेज मिलेगा क्या? तो फिर मैं उनको बताता हूं नहीं, 40 लाख की टर्नओवर लिमिट का एडवांटेज सिर्फ उन सप्लायर को मिलता है जो एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई करते हैं। तो कुछ सप्लायर ऐसे हैं जो गुड्स की भी सप्लाई करते हैं और सर्विस की भी करते हैं, तो उनको 40 लाख की टर्नओवर लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा। फिर उनके लिए क्या होगा, 20 लाख। ठीक है। और जो एक्सक्लूसिवली सर्विस के सप्लायर है उनके लिए कौन सी लिमिट लगेगी राजस्थान स्टेट में, 20 लाख। समझे बात? अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये स्टेट के नाम याद करवा दो। याद कैसे करें? ये तो समझ आ गया कि पहले कॉलम में लिखा था कुछ स्टेट्स के लिए चाहे गुड्स के सप्लायर है चाहे सर्विस के सप्लायर है उनके लिए टर्नओवर लिमिट 10 लाख लगी। फिर सेकंड कॉलम में आपने लिखा चाहे गुड्स के सप्लायर है चाहे सर्विस के सप्लायर है उनके लिए टर्नओवर लिमिट 20 लाख लगी। फिर लास्ट कॉलम में आपने लिखा कि अगर सर्विस के सप्लायर है तो टर्नओवर लिमिट 20 लाख लगेगी, लेकिन अगर गुड्स के एक्सक्लूसिव सप्लायर है तो 40 लाख की टर्नओवर लिमिट लगेगी। अब याद करवा दो स्टेट के नाम। तो देखो याद करने का तरीका बताते, याद करने के तरीके थोड़े फर्जी हैं बट वैसे ही याद होगा। समझिए, पहला स्टेट क्या, फर्स्ट कॉलम नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको ऐसे याद रखो नाग मणि तेरा पूरा मजा, नागमणि तेरा पूरा मजा, नागमणि तेरा पूरा मजा। ठीक है, याद हो गया, नागमणि तेरा पूरा मजा। अब सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में आप क्या करेंगे, पहला स्टेट सिक्किम एस, दूसरा उत्तराखंड यू, तीसरा मेघालय एम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो ये हुआ सुमा। ठीक है, सुमा, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सुमा। फिर टीपी अलग, तेलंगाना, पुडुचेरी। सुमा तो टैक्सेबल पर्सन हो गई, सुमा टैक्सेबल पर्सन हो गई। याद हो गया? फर्स्ट कॉलम नागमणि तेरा पूरा मजा, सेकंड कॉलम सुमा तो टैक्सेबल पर्सन हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? और इनके अलावा जो है वो सब आ जाएंगे थर्ड कॉलम में। फिर जीएसटी में जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको दो तरीके की स्कीम अवेलेबल होंगी। एक है रेगुलर स्कीम और एक है कंपोजिशन स्कीम। इन दोनों स्कीम में फर्क क्या है? रेगुलर स्कीम में आप जो इनवर्ट सप्लाई लेते हो उस पे जो इनपुट टैक्स लग के आता है उसकी आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आप कंसेशनल रेट से टैक्स पे करोगे, फुल रेट से टैक्स पे नहीं करोगे। आउटपुट टैक्स फुल रेट से पे नहीं करना, आपको कंसेशनल रेट से पे करना है। और आप जो इनवर्ट सप्लाई लोगे, परचेस करोगे, उस पे बिल में भले ही इनपुट टैक्स लग के आ रहा है लेकिन उस इनपुट टैक्स की आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। दोबारा से सुनिए, आप रेगुलर स्कीम में हो, आपके परचेस पे टैक्स लग के आया, इनपुट टैक्स है, आप आउटपुट सप्लाई करोगे उस पे आउटपुट टैक्स चार्ज करोगे, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस कर सकते हो। नॉर्मल जो जीएसटी का पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वैसे काम होगा, वो है रेगुलर स्कीम। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा, आप अपने कस्टमर से आउटपुट टैक्स आपको जो लेना है वो फुल रेट से नहीं लेना है। गवर्नमेंट कुछ कंसेशनल टैक्स रेट बताएगी, उस रेट से आपको अपनी जेब से पे करना है। वो आउटपुट टैक्स कंपोजिशन सप्लायर अपने कस्टमर से चार्ज भी नहीं कर सकता, वो उसे अपनी जेब से पे करना है। क्यों? गवर्नमेंट करी कंसेशनल टैक्स रेट है, इस वजह से आप अपने कस्टमर से आउटपुट टैक्स चार्ज मत करिए, वो अपनी जेब से ही पे करिए। अब उसका कहना ठीक है,
आउटपुट टैक्स तो मुझे अपनी जेब से पे करना है, कंसेशनल है, कम ही है टैक्स रेट, मैं पे कर दूंगा। लेकिन कंपोजिशन स्कीम वाले को एक नुकसान, उसके इनवर्ट सप्लाई पर, जो परचेस पर जो इनपुट टैक्स लग के आया, उसकी भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो ऐसे गवर्नमेंट ने दो स्कीम क्यों बनाई? देखिए, जो स्मॉल ट्रेडर है उनके लिए कहना था रेगुलर स्कीम हमारे लिए झमेला है, हम कितना ध्यान रखें, हम इतनी परचेस करते हैं, सारे परचेस के बिलों में इनपुट टैक्स का ध्यान रखें, फिर सेल करते वक्त आउटपुट टैक्स का ध्यान रखें, इतना झमेला झमेला हमसे नहीं हो सकता, हम छोटे बिजनेसमैन हैं, हमसे आप जीएसटी की इतनी कंप्लायंसेस क्यों कराओगे, हमको इन सब झमेले से दूर रखो आप। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, फिर ना तो आपके लिए आउटपुट टैक्स है, आप अपने कस्टमर से आउटपुट टैक्स भी मत लेना, और इधर आपको आईटीसी का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और हम आपसे बहुत कम रेट से टैक्स लेकर आपको फ्री कर देंगे। कस्टमर से आपको टैक्स चार्ज नहीं करना है, आउटपुट टैक्स वो आप अपनी जेब से दोगे कंपोजिशन स्कीम में, और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट नहीं मिले। ठीक है, तो जीएसटी में दो तरीके की स्कीम है। इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो क्या लगता है, इंट्रा इंट्रा स्टेट कर रहे हो तो क्या लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, और इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो क्या लगता है, आईजीएसटी। रेगुलर स्कीम में आपको टैक्स देने पड़ेंगे, आप अपने कस्टमर से भी वसूल करिए पूरा फुल रेट से आउटपुट टैक्स, और आपके इनवर्ट सप्लाई परचेस पर जो टैक्स लगकर आया है उसकी भी आईटी से आपको मिल जाए। लेकिन स्मॉल बिजनेसमैन को रिलीफ प्रोवाइड करने के मकसद से, उद्देश्य से ये बोला गया कि एक सिंपलर मेथड लेके आते हैं कंपोजिशन स्कीम, जिसमें कम टैक्स पे करना रहेगा और अकाउंटिंग करना आसान होगा, उसको बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, और जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हुआ उसको अपने कस्टमर से आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करना है अपने सेल्स के बिलों में, और उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट नहीं मिले। ठीक है, ये अच्छा, ये रेगुलर स्कीम सेक्शन 9(1) में दे रखी है। कंपोजिशन स्कीम के दो सेक्शन है, सेक्शन 10(1) और 10(2)A। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़